बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने 3 मुल्कों को एक साथ मुसीबत में डाल दिया। वैसे तो अरब ममालिक भी इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन 3 ममालिक को उन्होंने एक तकरीर के अंदर जो है वो आग बगूला कर दिया है, जिनमें एक मुल्क है इंडिया, एक मुल्क है इसराइल और एक मुल्क है अमेरिका। अब तकरीर जो है वो उनकी बड़ी टेक्निकल है और पाकिस्तान के साथ जो तुर्की का ताल्लुकात हैं और तुर्की के जो पाकिस्तान के साथ बनते हुए नए रिलेशंस हैं वो इसमें बड़ी वजाहत के साथ नज़र आ रहे हैं उनके अल्फाज में। और इंडिया को क्या तकलीफ़ हुई, इसराइल को क्या हुई और अमेरिका को क्या हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले आप ये देखें कि रजब तैयब उर्दगान की जो तकरीर है उसको कितना वेट दिया जा रहा है दुनिया में, ये बड़ा ज़रूरी है जान लेना। सबसे पहले अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में जो बेहतरीन तकारीर हुई हैं या जो दुनिया को इफ़ेक्ट कर सकती हैं या जिन लीडर्स की तकारीर के ऊपर डिस्कशन हो रही है ज़्यादा, उनके ऊपर बात की गई। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि अमेरिका का तस्करा रहता है, उनके वहाँ पे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का तस्करा है। उसके बाद शी जिनपिंग का तस्करा है जो चीन के सदर हैं, और उन्होंने बड़ा तगड़ा जवाब दिया अमेरिका को और पेंडेमिक के मामले पर पोलिटिसाइज करने से उन्होंने मना किया। जो कोरोना वायरस फैला है, अमेरिका के सदर ने इल्ज़ाम लगाया चीन पे। चीन ने कहा कि ये आप इल्ज़ाम हम पे ना लगाएं, बल्कि जिम्मेदारी से आगे बढ़ने का टाइम है। अमरीकी सदर ने कहा हमारे 2 लाख लोग मारे गए हैं चीन की वजह से, तो चीन से इसकी पूछगछ होनी चाहिए। चीन ने यह कहा कि यह बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है और गलत बात है, बल्कि चीन ने इक्तिसादी लिहाज से दुनिया को जो डिवाइड किया गया है और दुनिया के अंदर जो वाहिद पावर एक मुल्क के पास होने का जो तासुर है, उसके ऊपर बात की। मैंने एक वीडियो इस पर की भी थी डिटेल में, उसको आप देख सकते हैं। अगर चीनी सदर के बारे में आप मुकम्मल जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, तो पीछे जाके एक वीडियो में आप देख सकते हैं। एक दिन पहले मैंने वो वीडियो की थी। अच्छा, उसके बाद रजब तैयब उर्दगान का जिक्र है और फिर नीचे जाके जो शेख तमीम का जिक्र है रजब तैयब उर्दगान के बाद, और फिर प्यूटन का, जो व्लादिमीर प्यूटन है रूसी सदर, उनका जिक्र है। रजब तैयब उर्दगान के बारे में जो है वो बड़ा डिटेल के साथ अल जज़ीरा में भी लिखा है और बाकी बहुत सारे अखबारात हैं। इवन इसराइली अखबारात ने लिखा है, अरब अखबारात ने लिखा है, TRT ने लिखा है जो तुर्की के अपने अखबारात हैं, और यूरोपियन मीडिया ने इसको डिस्कस किया है। तो मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ। और ख़ास बात यह है कि तैयब उर्दगान ने ऐसा क्या कहा कि सबको आग लग गई। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसराइली इन्वॉय लीव्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओवर उर्दगान्स क्रिटिसिज्म। ये जो खबर है डेली न्यूज़ की है और इसमें वो बता रहे हैं कि जो इसराइल के वहाँ नुमाइंदा थे इजलास में, वो छोड़कर चला गया जब उर्दगान ने तनकीद की, और वो तनकीद उन्होंने की इसराइल के ऊपर उनके मजालिम की वजह से। उर्दगान ने क्या कहा, उसने कहा इसराइल के गंदे हाथ यरूशलेम तक पहुंच चुके हैं और उन मुकद्दस मकामात तक जहां 3 अजीम मजहबों के मुकद्दस मकामात मौजूद हैं। यरूशलेम में वहां तक पहुंच चुके हैं जहां दुनिया के 3 अजीम मज़ाहिब के मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, यानी मुसलमानों के, ईसाइयों के और यहूदियों के। और इसराइल के हाथ लुथड़े हुए हैं खून के अंदर, और फ़लस्तीनी अवाम जो है वो अब उठ खड़े हुए हैं इसराइल की ज़ालिमाना, पुरतशद्दुद और धमकी आमेज़ पॉलिसियों के खिलाफ, जो उन्होंने आधी सदी से ज़्यादा हो गया है उनको दबा के रखा हुआ है, उनको ऑप्रेस किया हुआ है फ़लस्तीनियों को। ये इसराइल के ऊपर बड़ी खुली तनकीद थी जो रजब तैयब उर्दगान ने कहा, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उसी मंसूबे को मानते हैं जो 1967 वाली पोजीशन पे सब चले जाएं और फ़लस्तीनी एक रियासत बने, और वो उतनी बड़ी रियासत हो जितनी 1967 में फ़लस्तीनियों के पास थी। लेकिन इसराइल क्योंकि बहुत आगे बढ़ गया है, गज़ा की पट्टी में मुसलमानों को महदूद कर दिया है, और जो वेस्ट बैंक का जो एरिया है, यरूशलेम का जो एरिया है, उस पर भी कब्ज़ा कर रहा है, और गोलान हाइट्स तक चला गया है, तो बेशतर इलाके इसराइल ने कब्ज़ा कर लिए हैं। लेकिन तुर्की कहता है कि वही प्लान जो प्लान था फ़लस्तीन का, और फ़लस्तीन का जो असल नक्शा है 1967 वाला, उसके मुताबिक एक फ़लस्तीनी रियासत बनने से कम किसी चीज़ के ऊपर जो है वो तुर्की तस्लीम नहीं करेगा, ये उन्होंने कहा। और साथ में ये कहा कि गज़ा तक फ़लस्तीनी रियासत को महदूद करने की एक पॉलिसी बनाई गई है जिसमें अमेरिका जो है वो शामिल है इसराइल के साथ, और उसको डील ऑफ द सेंचुरी करार दे रहा है। डील ऑफ द सेंचुरी यानी सदी की सबसे बड़ी डील करार दिया जा रहा है जिन अमन मुआहदों को, वो एक्चुअली ये है कि गज़ा की पट्टी तक महदूद कर दिया जाए फ़लस्तीनियों को और उनसे उनके सारे हुकूक छीन लिए जाए और एक बहुत महदूद सी रियासत बनाकर उनको दे दी जाए। तो ये एक ज़्यादती है और ये अमेरिका और इसराइल मिलकर कर रहे हैं।
और इसराइल ने अपनी इन कोशिशों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और फ़लस्तीन पर मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है कि इन सारी चीज़ों को जबरन फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया जाए। ये रजब तैयब एर्दोगान ने कहा। तो जो इसराइल का जो सफ़ीर है, जो वहाँ पे नुमाइंदा है, वो उठ के बाइकआउट करके चला गया और जो इंडिया का वहाँ पे एनवॉय है उसको बड़ी तकलीफ़ हुई है। और वो क्यों हुई कि उसके बाद ये तो इंडिया के मामले को तो मैं अलग बताता हूँ, पहले आपको बताया मैंने कि फ़लस्तीन के इशू के ऊपर इसराइल और अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया और जो डील ऑफ द सेंचुरी अरब कह रहे हैं या अमेरिका कह रहा है कि अरबों की और इसराइल की जो डील हो रही है उसको डील ऑफ द सेंचुरी करार दे रहे हैं बहरीन की और यूएई की, तो उसको भी उन्होंने टारगेट किया रजब तैयब एर्दोगान ने। उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने ख़ास तौर पे बात की कश्मीर के हवाले से, और जो उनके जुमले हैं मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम है और अब ये एक सुलगता हुआ मसला बन चुका है। जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत को, जो 370 को ख़त्म किया है भारत ने, खसूसी हैसियत ख़त्म होने के बाद से सूरत हाल इस खित्ते में मज़ीद पेचीदा हो चुकी है। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है कि रजब तैयब एर्दोगान ने जो है वो भारत के ऊपर तनकीद की है कश्मीर को लेकर या फ़लस्तीन को लेकर अमेरिका और इसराइल के ऊपर तनकीद की है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के ऊपर इन दोनों इश्यूज़ को एक साथ उठाना ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, क्योंकि इस वक्त एक नेक्सस बन चुका है, एक नया इत्तेहाद बन चुका है। आप इंडिया के सोशल मीडिया के चैनल्स पे जाएं, आप उनके डिफेंस एनालिस्ट को सुने तो वो ये कह रहे हैं और बबांगे धोल कह रहे हैं कि इस वक्त चाइना के 5 दोस्त हैं इस दुनिया में और वो पांचों उसके बहुत काम आ रहे हैं, जिनमें एक पाकिस्तान है, एक ईरान है, एक तुर्की है, एक मलेशिया है और एक कोरिया है। रूस का नाम वो डर के नहीं लेते क्योंकि रूस को अगर वो साथ शामिल कर देंगे तो इवन रूस भी इस वक्त चीन के साथ खड़ा है, अमेरिका के खिलाफ तो खास तौर पे खड़ा है। इंडिया के मामले में वो आके बीच में मुज़ाकरात करवाता है, लेकिन अमेरिका के मामले में रूस चीन के साथ खड़ा है। तो अमेरिका की नज़र से चीन के 6 बड़े इत्तेहादी हैं, जबकि इंडिया की नज़र से चीन के 5 बड़े इत्तेहादी हैं, जिनमें पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, मलेशिया है और कोरिया है। तो ये जो सूरत हाल है ये इंडिया के लिए कुछ परेशानी से कम नहीं है। तो इंडिया के इस पर एक रिबटल आया, उनका एक जवाब आया और ये उनके त्रिमूर्ति साहब हैं, मिस्टर त्रिमूर्ति, और ये PR यूनाइटेड नेशंस हैं। उन्होंने लिखा कि वी हैव सीन रिमार्क्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की ऑन इंडिया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दे कॉन्स्टिट्यूट ग्रॉस इंटरफेरेंस इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स एंड आर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। Turkey should learn to respect sovereignty of other nations and reflect on its own policies more deeply. उन्होंने कहा कि हमने देखा कि किस तरीके से तुर्की जो है तैयब एर्दोगान के तबसरे को हमने देखा, ये इंडिया के अंदरूनी मामलात के अंदर वो मुदाखलत कर रहे हैं और ये इंडिया के लिए मुकम्मल तौर पे नाकाबिल कबूल है, अनएक्सेप्टेबल है। और तुर्की को किसी दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करना सीखना चाहिए और अपने अफेयर्स के अंदर देखना चाहिए। इस किस्म की तनकीद जो है वो की है इंडिया की जानिब से और उनके तमाम अखबारात ने इसको जगह दी है। मिसाल के तौर पे आप हिंदुस्तान टाइम्स को लीजिए तो उन्होंने कहा कि इंडिया सेज तुर्किश प्रेसिडेंट्स रिमार्क्स ऑन कश्मीर अमाउंट टू ग्रॉस इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स। ये जो इनके रिमार्क्स हैं ये हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर हम इसको मुदाखलत करार दे रहे हैं। और फिर ये कहा कि रजब तैयब एर्दोगान जो है वो लगातार और बार बार इंडिया के अंदरूनी मामले के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, हालांकि कश्मीर उनका अंदरूनी मामला नहीं है। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आ चुकी हैं, इसके ऊपर बार बार अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है, बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन को वहाँ भेजने की कोशिश की गई है और इंडिया लगातार अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लिहाजा तुर्की का और पूरी दुनिया का ये राइट है कि कश्मीर के ऊपर बात करें, ये उनका इंटरनल मामला नहीं है, ये एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ा है जो पाकिस्तान, कश्मीरियों और इंडियंस के बीच में है। लिहाजा इसके ऊपर कोई भी बात कर सकता है। और साउथ एशिया के अमन के लिए, जहाँ पे 2 एटमी ताकतें हैं, इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पे अमन के लिए कश्मीर का मामला हल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तैयब एर्दोगान ने इसका नाम लिया और दुनिया में कहीं तनकीद नहीं होगी सिवाय इंडिया के। टाइम्स नाउ न्यूज़ जो है वो ये कह रहा है कि ग्रॉस इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, इंडिया स्लैम्स तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगान रिमार्क्स ऑन कश्मीर एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एग्जैक्टली वही बात कर रहा है। इसी तरह द इकोनॉमिक टाइम्स है, उन्होंने भी यही बात की कि इंडिया टर्म्स तुर्की प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान रिमार्क्स ऑन कश्मीर एज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल।
तो ये है भारतीय मीडिया और भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग। मैंने आपको बताई कि किस तरीके से रजब तैयब एर्दोगान ने जब भी कश्मीर का नाम लिया या दुनिया में जब भी कोई कश्मीर का नाम लेता है तो किस तरह भारतीय जो है वो भड़क उठते हैं। और इस वक्त तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की स्पीच बाकी है। तो जब इमरान खान साहब स्पीच करेंगे यूनाइटेड नेशन में और जब उनका खिताब होगा तो उसके बाद जो है वो भारत के लिए मज़ीद मुश्किल होगा अपनी सूरत-ए-हाल को जो है वो जस्टिफाई करना, क्योंकि इससे पहले जिन लीडर्स के नाम आ रहे हैं जो ज़्यादा लाइमलाइट में हैं, उनके अंदर तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनके अंदर रूस के प्रेसिडेंट हैं, उनके अंदर चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनके अंदर जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर ये फैसला करेगी कि वो इस लाइट के अंदर या इस लिस्ट के अंदर कितने नंबर पे आते हैं कि उनकी तकरीर को किस लेवल पे सुना जाता है और कितना डिस्कस किया जाता है। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इस मरतबा ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में बोलेंगे, क्योंकि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हुआ उसको अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और दुनिया कुछ नहीं कर पाई। इवन OIC ने भी कुछ नहीं किया। अरब ममालिक की जो तकारीर है उनका भी कोई इतना सर पैर नहीं है। अच्छा, एक तकरीर जो है वो शेख तमीम की भी बहुत मकबूल हुई है, जिन्होंने UAE पे, बहरीन पे और सऊदी अरेबिया पे तनकीद की है और वो कतर के अमीर हैं। तो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये कहा कि हमारे ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्होंने इम्पोज़ की हुई इलीगल ब्लॉकेज है, हमें रोका गया इलीगली और ये इम्पोज़ किया गया सऊदी अरब की जानिब से, UAE की जानिब से और बहरीन और इजिप्ट की जानिब से। तो ये सिलसिला ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई है कतर की जानिब से और कतर के अज़ाइम के बारे में बताया है। प्यूटन ने वही कहा जो शी जिनपिंग ने कहा, चाइना के सदर ने कहा। उन्होंने जोर दिया इस बात पे कि कोविड-19 हमने दवाई उसकी बना ली है। उन्होंने एक तो ये अनाउंस किया कि रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बना ली है और अब मुफ्त प्रोवाइड करने के लिए तैयार है यूनाइटेड नेशन को, वो अपने तमाम लोगों को लगाएं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो बैनुल-अक़वामी तजारती पाबंदियाँ हैं, इनके मामलात हैं, इनको रिव्यू करना पड़ेगा और हमें इस पर नरमी लानी पड़ेगी, पाबंदियाँ ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड-19 ने पूरी दुनिया की मईशत पे बहुत बुरा असर डाला है। तो इंसान मिलकर काम करेंगे तो मईशत पूरी दुनिया की बेहतर हो जाएगी। पॉजिटिव बात की है, यही बात जो है पॉजिटिव बात जो है वो चीन के सदर ने भी की है। रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी तनकीद के बाद जो भारत के ऊपर की कश्मीर के हवाले से और जो इसराइल और अमेरिका के ऊपर की फ़लस्तीन के हवाले से, उसके बाद उन्होंने भी इस बात के ऊपर जोर दिया। इस बात के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि डायलॉग किया जाए, बैठ के मामलात को हल किया जाए और इंसाफ के साथ हल किया जाए, दुनिया अमन की तरफ जा सकती है। वरना ये सुलगते हुए मामलात हैं, ये दुनिया को जंग की तरफ धकेल देंगे। साथ ही साथ उन्होंने यूनान के साथ होने वाले अपने टकराव के बारे में कहा कि वहाँ पर भी डायलॉग की ज़रूरत है। मेडिटेरियन सी के अंदर जो उसका ईस्टर्न एरिया है, जो उसका मशरकी एरिया है, वहाँ पे एनर्जी के बहुत बड़े बड़े ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त हो रहे हैं। गैस के ज़खायर पिछले दिनों रजब तैयब एर्दोगान ने अनाउंस किया था। तो इन चीज़ों के ऊपर बैठ के बात हो सकती है। किसी कन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर ज़बरदस्ती लड़ाई में धकेला गया तो तुर्की मुंह तोड़ जवाब देगा। ये भी रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाने वाले और उसके साथ मिलकर आवाज़ उठाने वाले बहुत सारे मुल्क अब शामिल हो चुके हैं, जिनमें तुर्की है, जिनमें ईरान है, जिनमें मलेशिया है, जिनमें कोरिया है, जिनमें रशिया है, जिनमें चाइना है और दीगर मुल्क पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। और पाकिस्तान इस नए ब्लॉक के अंदर एक आहिस्ता आहिस्ता अहमियत हासिल करता चला जा रहा है। रजब तैयब एर्दोगान की तकरीर के बाद बहुत सारे इंडियन मीडिया के अंदर जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बातें हो रही हैं, उनके बेटों के ऊपर बातें हो रही हैं, उनके कारोबार के ऊपर बातें हो रही हैं और उनको कोई ISIS के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है वो दाइश के साथी हैं, कोई कह रहा है कि ये जो है वो फ़लाँ दहशतगर्द तंजीम के साथी हैं, कोई इनको अरबों का मुखालिफ कह रहा है। तो अब इंडिया से पूरा एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और 5th जनरेशन वॉर के उन्होंने सारे हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप पाकिस्तान के मीडिया में भी या पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी जो इंडियन नवाज लोग हैं उनके मुंह से आप रजब तैयब एर्दोगान के बारे में कुछ मनफी बातें सुने। लेकिन मेरे ख्याल में हमें उस आदमी का एहसानमंद होना चाहिए जो कश्मीर के मामले पे पूरी दुनिया की खामोशी के बावजूद पाकिस्तान की आवाज़ बना और कश्मीरियों के लिए उसने आवाज़ उठाई। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।